Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 10th स्टैंडर्ड साइंस एनसीईआरटी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक कोटेशन पढ़ लेते हैं। मार्टिन एच फिशर ने ये दी है, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज़ नॉट द लिटरेचर। फैक्ट्स साइंस नहीं है जिस तरीके से डिक्शनरी आपकी लिटरेचर नहीं होती। डिक्शनरी में क्या होता है, वर्ड्स के मीनिंग्स होते हैं, उससे आपको क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। लेकिन क्या उस नॉलेज से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उस नॉलेज से आपको एक्सपीरियंस हो जाता है? ऑफ कोर्स नॉट। लिटरेचर में क्या होती है, स्टोरीज होती हैं, आपका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, उससे हमें मॉरल वैल्यूज़ मिलती हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको समझना है कि फैक्ट्स क्या है, जस्ट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। या आपके पास, आपको पता है कि वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, ये है आपका फैक्ट। लेकिन क्या आपको इसको रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, क्या वाटर की प्रॉपर्टीज़ है, जब तक ये नहीं पता इट मीन्स आपको साइंस की नॉलेज नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे कहने की ये कोशिश की गई है कि हमें अपनी रियल लाइफ में जो भी चीज़ें हैं हमारे पास, उनको हमें इस केमिस्ट्री से कनेक्ट करके समझना है कि किस तरीके से केमिस्ट्री का एप्लीकेशन हमारी रियल लाइफ में होता है, डे बाई डे होता है। तो डेली लाइफ में कुछ रूटीन एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है। एग्जाम्पल के तौर पर, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। अगर आप मिल्क को खुला छोड़ देते हो समर में तो क्या होता है, मिल्क में केमिकल रिएक्शन हो जाती है। इट मीन्स कि मिल्क आपका ख़राब हो जाता है, ठीक है। आयरन, तवा, पेन, नेल, इन सारी चीज़ों को अगर आप ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उन पर कोरोजन लग जाता है, जंग जिसको हम कहते हैं। और क्या होता है उससे, ये भी आपकी केमिकल रिएक्शन है। नाउ ग्रैप्स फर्मेंट हो रहे हैं या फूड कुक हो रहा है, आपका फूड बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ये सारे बच्चे केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं। इन द अबव सिचुएशन नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। अब देखिए, हर एक चीज़ के बाद, जैसे मिल्क आपका चेंज हुआ, ख़राब जब होता है तो नया सब्सटेंस बन जाता है ना, पनीर बन जाता है फटे हुए का, जो मतलब मिल्क फट जाता है, ये मतलब मिल्क नहीं रहता वो, ये आपको समझना है। आयरन, तवा, पेन, नेल, ये सारी क्या होते हैं, जंग अगर लगाए तो वो कोरोजन भी एक नया सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हर जगह नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, उसमें पहले सब्सटेंस में चेंजेस आ जाते हैं। और हमने पहले ही पढ़ा है फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। क्या पढ़ा था हमने फिजिकल केमिकल चेंज में, कि फिजिकल चेंज ऐसे होते हैं जिनमें नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। एग्जाम्पल, हमारे पास पेपर है और उस पेपर को हम कट कर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना देते हैं, ट्राइंगल बनाया, सर्किल, रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये सब भी पेपर ही है पूरा का पूरा, और ये भी पेपर के पीस है, नया सब्सटेंस तो नहीं फॉर्म हुआ। लेकिन अगर आपके पास पेपर है और आपने उस पेपर को बर्न कर दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने उसको बर्न कर दिया है और वो कन्वर्ट हो गया आपकी आश में, ठीक है। और ये जो आश आपके पास बन कर आई है, ये क्या होता है, ये न्यू सब्सटेंस होता है। तो आपको क्या समझना है यहाँ पर, कि फिजिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जिनमें नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, वो रिवर्सिबल होते हैं, उसी से हम उसमें वापस करे जा सकते हैं। लेकिन आप ऐश को बाद में पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। इसी तरीके से बताया गया है कि जितने भी ये सारे हमारी केमिकल चेंजेस होते हैं, इन सब में केमिकल रिएक्शन होती है। और बर्निंग हमेशा केमिकल रिएक्शन होती है, बर्निंग से हमेशा केमिकल रिएक्शन होती है। ये आपको याद रखना है, हमने कंबशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है। यू में परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन। अब आप सोच रहे हो यार केमिकल रिएक्शन क्या होती है। कुछ नहीं होती, जहाँ पर केमिकल चेंज होते हैं, जो अभी चेंज मैंने आपको बताया, वहीं पर केमिकल रिएक्शन होती है। एक्टिविटी 1.1 में हम देख लेते हैं, या हमने 6th स्टैंडर्ड में भी किया है। मैग्नीशियम रिबन को कितनी बार जला जला कर देखा है ना, एक्टिविटी सीरीज में भी देखा था, 6th स्टैंडर्ड में भी देखा था मैग्नीशियम को। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको टीचर के असिस्टेंट में करना है सबसे पहले, क्योंकि जब भी बर्निंग का काम करेंगे अपने आप से नहीं लेकर चलना है। आपने क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को लोगे, अच्छे से सैंड पेपर से उसको रब कर दोगे, साफ़ कर दोगे। इसका भी एक रीज़न है पेपर इसको साफ़ करने का, क्योंकि जो रिबन होता है ना, वो हवा में अगर रखा हुआ है तो हवा में ऑक्सीजन होती है जो एटमॉस्फेयर में है, और वो उससे रिएक्ट कर लेती है। तो ऐसा करना, आप सैंड पेपर से उसको रब कर लेना बेसिकली ना। अब क्या करना है, उसको आप पकड़ोगे टोंग से और यहाँ पर आप क्या करोगे, उसको स्पिरिट लैम्प से बर्न करने की कोशिश करोगे। क्या होगा बेटा, यहाँ पर जैसे आप बर्न करोगे तो यहाँ पर आपको वाइट पाउडर मिलेगा। ये आपको वाइट पाउडर मिल रहा है, ये वाइट पाउडर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, जिसको हम MgO कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर। यहाँ पर आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, इसको हम Mg कहेंगे। ऑक्सीजन हमें एटमॉस्फेयर से मिली, जो हवा यहाँ पर थी उसमें ऑक्सीजन मौजूद थी, तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ने आपस में रिएक्शन किया और क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बेसिकली आपकी हुई है केमिकल रिएक्शन। चले, अब केमिकल रिएक्शन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बेटा केमिकल चेंज हुआ है, नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। अब तो मैग्नीशियम नहीं रहा ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है। Now, you must have observed that the magnesium ribbon burns dazzling white flame। जब हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन बर्न कर रहा था तो बहुत डेजलिंग वाइट फ्लेम वहाँ पर दिखती है और एक वाइट पाउडर फॉर्म होता है, और इस वाइट पाउडर को हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा है, जिसका फॉर्मूला है MgO,
ठीक है। ये जब फॉर्म होता है ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, कहाँ पर थी ऑक्सीजन? प्रेजेंट इन द एयर में प्रेजेंट थी। एक एक्टिविटी यहाँ पर दी है 1.2, सिंपल है, बस करके हमें देखनी है किस तरीके से चेंज हो रहा है। लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन आप लोगे, एक टेस्ट ट्यूब में ले लो, उसमें पोटेशियम आयोडाइड को के सॉल्यूशन को मिक्स करना है। एक आपके पास टेस्ट ट्यूब है, ये रही टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर आपने डाला लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। इसमें आप क्या डाल रहे हो? पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन Ki, ठीक है। यहाँ पर आपने रिएक्शन की तो क्या बनता है? PbI2 बन जाता है प्लस KNO3 बन जाता है। तो KNO3 का सॉल्यूशन हो जाता है। PbI2 क्या होता है? नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है, नीचे की तरफ बैठ जाता है, और ये प्रेसिपिटेट को हम क्या कहते हैं? येलो कलर का हो जाता है ये, ठीक है, नीचे की तरफ। तो बेसिकली ये भी एक तरह का चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। इस एक्टिविटी को हम आगे यूज़ करेंगे, अभी आपने सिर्फ इसको नोट डाउन करना, याद रखना है कि इस तरह की हमने एक एक्टिविटी कर ली है। गॉट इट? नाउ अब आपको 1.3 में क्या करना है? कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स ले लेने अपनी लैब से। एक कॉनिकल फ्लास्क लोगे या फिर टेस्ट ट्यूब, जैसे यहाँ पे इन्होंने कॉनिकल फ्लास्क दिया, इसको ले लिया आपने। इसके अंदर आपने डाल दिए जिंक के ग्रैन्यूल्स, ये पड़े हुए जिंक के ग्रैन्यूल्स। इसमें ऐड करोगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। बच्चा डाइल्यूट यूज़ करना है, कंसनट्रेटेड पर नहीं जाना लैब के अंदर। या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम कहते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी आपको डाइल्यूट फॉर्म में ही लेना है, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, कोई सा भी एक ले लो इसमें से। उसके साथ आपने क्या किया? जिंक ऐड कर दिया। तो बेसिकली रिएक्शन क्या होने वाली है? HCl ले लिया मान लीजिए, और जिंक ये हुआ। अब देखिए क्या रिएक्शन होगी। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपने डाला और यहाँ से इसको कॉर्क लगा के बंद कर दिया ग्लास ट्यूब को। अब यहाँ पर आप एक पाइप डालोगे, यहाँ पर ये पाइप डाल रहे हो, ठीक है। यहाँ से कुछ गैस निकल कर जा रही है, H2 गैस। कैसे निकली? ZnCl2 तो बन चुका है, बाद में आपकी हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो क्या कर रहा है एक्चुअल में? जिंक जो है वो H को हटा रहा है यहाँ से, और Cl की जगह पर आकर बैठ जाता है खुद। ZnCl2 एक सॉल्ट होता है, सॉल्ट बन गया, और H निकल कर आ जाती है बाहर, हाइड्रोजन गैस। ये इक्वेशन आपकी बैलेंस इक्वेशन नहीं है, बैलेंस हो जाएगी अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो इस तरीके से, लेकिन अभी हमें सिर्फ इक्वेशन पढ़नी है, उसको समझना है। तो ये हाइड्रोजन गैस निकल जाती है यहाँ पे। अब बच्चा हम आपसे बताएंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, तो कुछ इक्वेशंस में गैसेज इवॉल्व हो जाएंगी, कुछ इक्वेशंस में कलर चेंज हो जाता है सब्सटेंस का, कुछ में स्टेट चेंज हो जाती है। स्टेट क्या होती है? जैसे मैटर की 3 स्टेट होती है ना, लिक्विड, गैस, सॉलिड। तो गैस से सॉलिड में, सॉलिड से लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। स्टेट चेंज हो सकती है केमिकल रिएक्शन में, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। जब आप ये वाली एक्टिविटी करोगे तो आप क्या देखोगे? कॉनिकल फ्लास्क को ना टच करके देखना, तो वहाँ पर आपको गर्म गर्म फील होगा। वो गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी केमिकल रिएक्शन। चले, from the above 3 activities we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place। जो भी हमने केमिकल रिएक्शंस ऊपर की हैं तो हमें पता चल रहा है कि या तो स्टेट चेंज हो रही है, या फिर कलर, या गैस, या फिर टेम्परेचर। और ज़रूरी नहीं, किसी एक इक्वेशन में सब भी हो सकता है बेटा, ठीक है। नाउ लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि हर एक केमिकल रिएक्शन में चारों चीज़ें हो रही हैं, ये नहीं कह सकते। नया सब्सटेंस तो हमेशा फॉर्म होगा। गॉट इट? As we observe the change around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो अलग अलग तरह की आपको रिएक्शंस होती हुई मिलेंगी, और आप समझ जाएंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये इन्होंने इसका बताया है कि किस तरीके से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। अब मैं आपको सबसे पहले बढ़ाता रही हूँ कि केमिकल इक्वेशंस जब हम अपनी नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में लिखेंगे तो वो कैसे लिखनी है हमें। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था, गॉट इट। उसके बाद किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बना क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस डिस्क्रिप्शन को अगर आप किसी को समझाने लगें तो ये लंबा नहीं हो रहा है, क्वाइट लंबा हो रहा है। क्या करोगे? सिंपलेस्ट वे में समझाओगे। आपने लिखा मैग्नीशियम, उसके बाद लिखा ऑक्सीजन, और बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये लिख दिया आपने। ये आपके रिएक्टेंट थे। रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो केमिकल चेंज कराते हैं, जो रिएक्शन के अंदर केमिकल चेंज इनमें होता है, वो रिएक्टेंट होते हैं। जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर आता है ये आपका प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। तो नया सब्सटेंस यहाँ पर बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बार बार हम इसी की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी केमिकल इक्वेशन क्या होती है ना, इक्वेशंस में आपको समझा रही हूँ। इक्वेशंस पे ध्यान दो कि किस तरीके से हम लिखेंगे इनको। तो ये बड़ी बड़ी फॉर्म है लफ्ज़ों में, डिस्क्रिप्शन लंबा हो रहा है, हमने छोटा छोटा उनके लफ्ज़ लिख दिए, वर्ड्स लिख दिए, और यहाँ पर लिख दिया ये रिएक्टेंट है, ये आपके प्रोडक्ट है। नाउ ए वर्ड इक्वेशन, ये कैसी बनी आपकी? वर्ड इक्वेशन। ये शो कर रही है द चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, कि जो रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट में चेंज हो गए। किसकी हेल्प से? एरो की हेल्प से। ये जो एरो यहाँ पर आ रहा है ये बता रहा है कि रिएक्शन आपकी राइट हैंड साइड में हो रही है, आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद अ प्लस साइन,
between them. Similarly, products are written on the right hand side. राइट हैंड साइड पर हमने प्रोडक्ट लिखा, लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट लिख दिया. ये जो एरो यहाँ पर दिखा रहा है ये डायरेक्शन दिखा रहा है रिएक्शंस की कि किधर की तरफ रिएक्शन आपकी जा रही है. गॉट इट. केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका, ये तो बच्चा शॉर्टर तरीका था वर्ड्स लिखने का. अब हम इसको मोर कंसाइज वे में जाएंगे, और कंसाइज वे, ताकि हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए, हम अच्छे से एकदम से चीज़ों को कर पाएँ. तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला लिखेंगे. मैग्नीशियम रिबन का फॉर्मूला Mg. अच्छा, Mg का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, किसी को पता है? चले बाद में देखते हैं इसके बारे में, लेकिन ये सारी चीज़ें कनेक्ट करके चलना, तभी आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी. फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमने एयर की ऑक्सीजन यहाँ पे लिख दी MgO. तो ये सबसे छोटी फॉर्म हो गई, इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते आप इक्वेशन को. ठीक है. नाउ अब क्या करना है, काउंट करना है एंड कंपेयर द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो. अब क्या करोगे, यहाँ पर नंबर काउंट करो कि एक Mg था, एक 2 O2 थे, एक Mg, एक O बना. एक O कहाँ चला गया भाई, ये इस O का नहीं पता चला. तो इस तरह की जो इक्वेशन होंगी ये आपकी बैलेंस नहीं होंगी. ठीक है, ये इक्वेशन आपकी इम्बैलेंस होगी, नॉट बैलेंस. अब हमने क्या करना है, नाउ इज द नंबर ऑफ द ईच आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट एंड सेम ऑन द बोथ साइड. सेम है बोथ साइड में, नहीं सेम नहीं है. इफ़ येस देन द इक्वेशन इज बैलेंस. अगर दोनों सेम होते तो क्या होती, इक्वेशन बैलेंस होती. इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो इक्वेशन क्या होगी, अनबैलेंस्ड होगी, क्योंकि मास इज नॉट सेम एज बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन. और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉर्मूला नहीं, लो होता है कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि क्या कहता है कि मास आपका डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, मास को क्रिएट नहीं किया जा सकता. आप एक जगह से जितना मास आपके रिएक्टेंट में है उतना ही मास आपका प्रोडक्ट में भी आना चाहिए. तो जो रिएक्शन, सच अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन. तो ये जो रिएक्शन यहाँ पर बनी इसको हमने क्या कहा, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. अब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का मतलब अच्छा ये नहीं है कि आपकी रिएक्शन जो है बैलेंस है, नहीं नहीं नहीं, अनबैलेंस इक्वेशन है. स्केलेटल का मतलब है कि आपने बस एक ढांचा बना दिया, जैसे एक चेहरा होता है ना ढांचा, ये पूरी बॉडी का स्केलेटल बन गया. अब हाथ पे पाँव पे क्या चीज़ लगाई है, किस तरीके से आपने बना रहे हैं अपना रोबोट या जो भी कुछ, तो एक स्केलेटन आपने दे दिया. जैसे ह्यूमन स्केलेटन होता है ना, अंदर का बोन्स होती हैं, बाकी सारे सिस्टम्स उसमें नहीं दिखाए जाते, तो इस तरह का स्केलेटन है. लेकिन ये अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड नहीं है. जब हम इसको बैलेंस कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. मतलब एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हमने बैलेंस कर दिया. ये आपको डिफरेंस यहाँ पर समझना है. अब हम करने जा रहे हैं बैलेंस. इसको बैलेंस कैसे करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, जो भी मैंने आपको बताया कि मास को हम क्रिएट खुद से भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते किसी केमिकल इक्वेशन में. जो टोटल मास होता है किसी भी एलिमेंट का जो प्रेजेंट होता है उसके प्रोडक्ट में, उस केमिकल रिएक्शन के, वो बराबर होना चाहिए जो मास उसके एलिमेंट में प्रेजेंट है रिएक्टेंट में. जितना मास यहाँ पे रिएक्टेंट में होना चाहिए उतना ही मास प्रोडक्ट में भी होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम. नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो सेम होने चाहिए बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन. इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. गॉट इट, जो बैलेंस्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. नाउ अब यहाँ पे एक इक्वेशन और दी गई है आपको, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड. ये कैसी इक्वेशन है, ये वर्ड इक्वेशन है, वर्ड्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं. क्या बनता है, जिंक सल्फेट बन जाता है, हाइड्रोजन बनता है. तो ये जो वर्ड इक्वेशन है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिंक का फॉर्म जो एलिमेंट है उसका नाम लिखेंगे. अपनी जो टेबल है हमारी, आपकी जो टेबल्स है जिसमें एलिमेंट्स दिए होते हैं मेंडलीव टेबल्स, उसको आप जाकर देखिए. जिंक को आप Zn से रिप्रेजेंट करते हो. सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने अभी बताया था H2SO4. क्या बन जाएगा, ZnSO4 और H2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी. गैस इवॉल्व हो रही है तो आप समझ रहे हैं ना कहीं एक प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, केमिकल इक्वेशन है. नाउ अब यहाँ पर हमने क्या देखना है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखेंगे, वो ये है कि जो एलिमेंट हमारा जिंक है उसका रिएक्टेंट में कितने नंबर है, 1 नंबर है. रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में कितना है, 1 है. ओके चलिए बैलेंस हो गया. हाइड्रोजन कितने हैं, रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये रहा आपके 2 हाइड्रोजन, और आपके प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन. चलिए ये भी बैलेंस हो गया. सल्फर कितना है, 1 सल्फर है, और यहाँ पर सल्फर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बैलेंस हो गया. ओ कितना है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो बैलेंस हो गया. अच्छा सही है. लेकिन अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का, जो भी हम कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या बनकर आ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब मैग्नीशियम तो 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे. कैसे करेंगे, यहाँ पर कोएफिशिएंट लिखेंगे 2 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2. अब आप ये बैलेंस हो जाएगी आपकी रिएक्शन इस तरीके से. ठीक है. नाउ लेट्स ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. अब यहाँ पर हमको इसको इक्वेशन को फॉलो क्या करना है, बैलेंस करना है.
आयरन है, वाटर है, बना आपका फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकली। कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्सेज अराउंड ईच फॉर्मूला। हर एक फॉर्मूला के ऊपर आप बॉक्स को ड्रॉ कर लो। थोड़ा सा आसान है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप रफ वर्क करके देखो तो बहुत अच्छे से कर लोगे। लेकिन ये है ना, स्टेप्स इसलिए दी गई हैं कि आप एग्जाम में लिखोगे, आपको बोर्ड में नंबर लेकर आने हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा अच्छे से सीक्वेंस में दिया है, वरना आसानी से ये हो सकता है। स्टेप 2 में क्या करने वाले हो आप? पहले आपने बॉक्स बना लिया। अब स्टेप 2 में क्या लिखोगे? एलिमेंट एलिमेंट एलिमेंट। जो जो भी एलिमेंट आपके रिएक्टेंट में है उनको सबको लिख लिया। क्या बनकर आया? आयरन में 1 था, हाइड्रोजन में 2, ऑक्सीजन में 1। प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे? जो हमारे प्रोडक्ट बनकर आ रहे हैं Fe3O2 3 2 4। अरे ये तो इम्बैलेंस हो गई, एकक नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो अब क्या करें? अब हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब आप इसको बैलेंस करोगे तो आप कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं करोगे। जैसे यहाँ पर आयरन है, आयरन Fe ही रहेगा। आप ऐसा नहीं करोगे Fe2 लिख दिया यहाँ पर, नहीं, कोएफिशिएंट आगे लिखा जाएगा। Fe3O4 है, आप कह रहे हो यार Fe3O4 नहीं पूरा हो रहा, इस 3 को हटा देता हूँ, FeO4 बन जाएगा, शायद इक्वेशन बैलेंस हो जाए। ऐसे नहीं करना। जो कंपाउंड का फॉर्मूला है आपको उसको एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है? वो फॉर्म वो चेंज नहीं हो सकता, आपको कोएफिशिएंट यूज़ कर करके अलग अलग करने हैं, ठीक है? नाउ it's often convenient to start balancing with the compound that contain the maximum number of the atom. It may be the reactant or the product. आप क्या करोगे? जिसमें ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर ज़्यादा नंबर है, आप इसको 3F करने की कोशिश करो। इस तरीके से बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने दिखाया है कि हमने इनिशियल क्या किया, हाइड्रोजन में 1 था, प्रोडक्ट में हमारे पास ये 4 आ गए, ऑक्सीजन 4 आ जाते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से 1 by 1 हमने बैलेंस किया यहाँ पर, और इक्वेशन हमारे पास क्या बनकर आती है, Fe+4H2O Fe3O4H2। तो ये सब करने से क्या हुआ, वाटर के आगे 4 कोएफिशिएंट लगाने से अभी वाटर का फॉर्मूला, तो ये जो ऑक्सीजन है ये काम तो हल हो गया, बट अभी हमारा आयरन रह गया है। तो आयरन को अगली स्टेप में करेंगे। इसी तरीके से आपने नेक्स्ट स्टेप में किया, एंड यहाँ पर आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाती है 3Fe+4O2H2O, वाटर के मॉलिक्यूल, देन Fe3O4 एंड 4 हाइड्रोजन गैस। तो बेटा ये होती है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ द साइड इन इक्वेशन 1.9 आर इक्वल। दोनों साइड्स में नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, और इस तरह की इक्वेशन को अब हम बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। जिस तरीके से हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करा है उसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, या फिर वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट। ये जो हमने यहाँ पर प्रोसेस अपनाया है इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड कह सकते हैं, क्योंकि ये तरीका क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट। मतलब क्या है कि यहाँ पर आयरन के आगे आपने 3 लगा दिया है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो ये सबसे छोटा नंबर है जब इक्वेशन बैलेंस हो रही है। इससे ज़्यादा तो आप लगा सकते हो, 6 भी कर सकते हो, उसके और मल्टीपल्स में 9 भी कर सकते हो, बट आप 3 के नीचे 2 नहीं कर सकते, तब आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। तो आपने जब सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट लिया है, कोएफिशिएंट कहते हैं जो हम आगे लगाते हैं मॉलिक्यूल के, उसको लगाने से जो हम कह रहे हैं वो बन रही है आपकी सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर यूज़ करें, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, तो ये बार बार हमने करने की कोशिश की, इक्वेशन बैलेंस हो गई आपकी, ये आपने समझ लिया, आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आ गया ना। लास्ट में क्या करना है, स्टेप 6-7 में राइटिंग सिंबल्स ऑफ द फिजिकल स्टेट। देखिए फिजिकल स्टेट जब तक इंपॉर्टेंट नहीं होते, जब तक एग्जाम में पूछा ना जाए, ठीक है। अगर आप सब्जेक्टिव पेपर लिख रहे हैं, यानी कि आप रिटर्न में ऐसे टाइप क्वेश्चन लिख रहे हो लॉन्ग आंसर, तब आप अपनी मर्जी से उसको लिख दो, अच्छी बात है, एग्जामिनर उसको बेहतर समझता है। बट अगर आप बोर्ड पर कहीं पर कुछ काम करा रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आप हर बार उसकी स्टेट लिखो। जैसे आयरन जनरली सॉलिड स्टेट में होता है, तो हम उसको एस लिखना बहुत, मतलब आई मीन टू से कि यहाँ पर जब तक आपसे कहा ना जाए तब तक ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता है आयरन जनरली सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स में ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर मैंने दिया है नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट द फिजिकल स्टेट। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी यहाँ पर इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं दिया था। यहाँ पर हम फिजिकल स्टेट देखेंगे। वाटर की फिजिकल स्टेट आपकी गैसेस है, Fe3O4 सॉलिड फॉर्म में बना, वाटर हाइड्रोजन आपकी गैसेस फॉर्म में निकल गई। तो आपने उसके आगे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया कि क्या उनकी स्टेट है। गॉट इट। Usually physical states are not included in the chemical equations unless it is necessary to specify them. Generally हम नहीं लिखते chemical equation के सामने उसकी जो भी स्टेट होती है, जब तक हमसे कहा ना जाए कि आप लिखो इसको। देखिए sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. The reactions are indicated above and below are arrow in the equation. कभी कभी क्वेश्चन ऐसी भी मिलती हैं कि आपको ना उसके साथ कैटालिस्ट भी मिलता है,
टेम्परेचर भी लिखा होता है, प्रेशर भी लिखा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन के प्रेजेंस में 340 एटमॉस्फेयर और ये आपका प्रोडक्ट बना। तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हम रिएक्टेंट में यूज़ करते हैं एज इट इज़ डायरेक्टली वो यूज़ नहीं होती एटमॉस्फेयर की हेल्प से, तो हम एज ए कैटालिस्ट, जैसे यहाँ पर क्लोरोफिल यूज़ होता है प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, क्लोरोफिल यूज़ होता है, तो एज ए कैटालिस्ट वो काम करता है। सनलाइट होती है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा रहा है, प्रेशर की कंडीशन होती है, तो बेसिकली ये सारे भी हम एरो के ऊपर मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर हमने एक्वस स्टेट में लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लिखा लिक्विड फॉर्म में, हमारा ग्लूकोज बना एक्वस फॉर्म में, ऑक्सीजन निकली एक्वस फॉर्म में, वाटर निकला लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई आपकी। ये रिएक्शन कौन सी है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस तो सारे बच्चे साइंस में 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते रहते हैं। नाउ यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ मालूम कर सकते हैं। अब आगे क्या करना है आपको? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने तरह की होती हैं केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन मल्टीपल टाइप्स हम पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, वन बाय वन देखते हैं। केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ द अनदर एलिमेंट। अभी हमने क्या देखा था बच्चा? मैं आपसे कह रही थी कि नया सब्सटेंस तो फॉर्म होता है बट उसमें जो चेंजेस होते हैं, द केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। जो एटम्स होते हैं वो दूसरे एलिमेंट्स में नहीं फॉर्म होते। जैसे मान लीजिए हमने Zn से रिएक्शन कराई और ZnCl2 बना, तो नया सब्सटेंस तो ZnCl2 बन गया, लेकिन क्या Zn चेंज हुआ? क्या Cl के Cl का मॉलिक्यूल चेंज हुआ? नहीं। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में चेंज नहीं होते। ठीक है, नाउ व्हाट इज नोर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर। और उस मिक्सचर से कोई सा भी एटम डिसअपियर भी नहीं होता, कहीं और से भी नहीं आता। इक्वेशन में आपको फिर से वही एग्जांपल दे रही हूँ, Zn प्लस HCl हम बनाते हैं तो इक्वेशन बनती है ZnCl2 प्लस आपका हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है। अब अच्छा यहाँ पर ये देखिए आप कि क्या कुछ और बाहर से आया है कि कुछ आप यहाँ आपको PO4 कुछ लिखा दिख रहा हो, SO4 दिख रहा हो? नहीं ना, कुछ बाहर से भी नहीं आता, कुछ यहाँ से डिसअपियर भी नहीं होता। अगर मान लीजिए ये गैस डिसअपियर होती है तो हमें दिखेगी, हम इक्वेशन में लिखेंगे कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर है। तो कहने का ये मतलब है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें जो एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो दूसरे एलिमेंट्स में चेंज नहीं होते, ना ही कोई नया एलिमेंट्स बाहर से आता है, ना ही उसमें से गायब होता है, डिसअपियर होता है, लेकिन जो सब्सटेंस फॉर्म होता है वो सब्सटेंस नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड्स। यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, जैसे Zn प्लस HCl के बीच में जो बॉन्ड है ये ब्रेक हुआ है, HCl ने बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाला है। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस द न्यू सब्सटेंस। ठीक है, नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या करना है आपको? यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहले क्विकलाइम है, CaO एक्टिविटी में दिया है कि आपको स्मॉल अमाउंट में क्विकलाइम लेना है, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। उसको आप बीकर के अंदर रखोगे, स्लोली वाटर को ऐड करोगे, उसमें वाटर आपने ऐड किया। यहाँ पर देखिए आप स्टेट भी दी गई है, ठीक है, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। और उसके बाद क्या होगा? आपका स्लैग्ड लाइम बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में, और हीट रिलीज होगी। अब जैसे ही आप बीकर को टच करोगे तो आपको कैसा फील होगा? हीट फील होगा। तो ये जो हीट यहाँ पर निकल रही है, इस तरह की रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, जहाँ पर हीट रिलीज होती है रिएक्शन के दौरान। तो कैल्शियम ऑक्साइड ने रिएक्ट किया वाइग्रसली विद वाटर, वाइग्रसली इसीलिए हीट निकल रही है। क्या प्रोड्यूस किया? स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। देखिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड पड़ा हुआ है, पानी आपने डाला, ये बीकर है, यहाँ पर आपके हीट निकलती हुई आपको दिखेगी, और बीकर को अगर आप टच करोगे तो बहुत गर्म आपको लगेगा। इन दिस रिएक्शन केमिकल ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंस टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाया वाटर के साथ तो एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिला। अब ये हीट हमें दिख नहीं रही है, हीट तो ऊपर की तरफ जा रही है, प्रोडक्ट हमें ये फाइनल एक प्रोडक्ट मिला। इस तरह के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब मल्टीपल्स, बहुत सारे रिएक्टेंट, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को हमने मिलाया और जो हमारा प्रोडक्ट बनकर आता है वो सिंगल आता है, एक प्रोडक्ट बनकर आता है, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Such a reaction in which single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction. Now,
अब यहाँ पर आपको पता है जो सॉल्यूशन है स्लैग लाइम का, जो CaO में वाटर मिला के हमने बनाया था, CaO का जो सॉल्यूशन है इसको हम यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए। आपने देखा होगा जो पेंटर होते हैं ना, जब कोई नया घर बनता है तो उसमें ये फिर कलर होता है, तो क्या करते हैं कि पहले वाइट वॉशिंग जो होती है ना उसकी, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाकर, अच्छा वो बहुत गर्म हो जाता है तो उसको वो छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, उसकी थोड़ी देर बाद करते हैं। उससे क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो लेयर अभी बनकर आई थी वो एयर जो हमारी वॉल्स है उन पर बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और वो कुछ वक्त के बाद 1-2 दिन के बाद बहुत अच्छे से ब्राइटनिंग शाइनिंग देने लगता है, शाइनी फिनिशिंग उसको कहते हैं, और ये आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड हमने यूज़ किया फॉर वाइट वॉशिंग, पानी मिलाने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेज होती है एटमॉस्फेयर उससे रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम मार्बल भी कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर वाटर आपका निकल जाता है। नाउ अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं केमिकल रिएक्शंस के। सबसे पहला है कार्बन। कार्बन को आप बर्न करोगे सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो बेटा यहाँ पर हमने 2 एलिमेंट्स लिए, 2 कंपाउंड्स, ठीक है, एक फाइनल प्रोडक्ट बना। यहाँ पर भी हम वाटर को और ऑक्सीजन को ले रहे हैं, वाटर बनना है तो 2 आइटम्स लिए और एक प्रोडक्ट बना। तो जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें लेकर एक प्रोडक्ट बनता है उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होता है। The large amount of heat is evolved, this makes reaction very warm। अब जब रिएक्शन वार्म होती है, हीट इवॉल्व होती है, तो ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि नेचुरल गैस को अगर हम बर्न करें, यहाँ पर ये CH4 जिसको हम मेथेन भी कहते हैं, और मेथेन आपकी नेचुरल गैस होती है। इसको आपने बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस, अच्छा ऑक्सीजन कहीं से ला के सिलेंडर से नहीं रखते, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन खुद ही बर्निंग के लिए हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और आपका वाटर निकल जाता है। तो ये जो गैस निकली ना वाटर वेपर की फॉर्म में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जहाँ पर हीट रिलीज होती है, ठीक है, और एंडोथर्मिक जहाँ पर हमने हीट देनी पड़ती है, ठीक है बच्चा। आपने देखा होगा कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, हर किसी को अपनी लाइफ को स्टे करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। जैसे डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन में क्या होता है, फूड हमारा छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है। मैंने आपसे बताया था डाइजेशन वाले चैप्टर में, ये हमने फूड खा लिया बहुत सारा, अब तो ये पेट के अंदर चला गया, बहुत सारा हो गया। अब जो ब्लड है, ब्लड को तो बड़े छोटे छोटे अमाउंट में सामान चाहिए ना। ब्लड कहेगा भाई मुझे चाहिए थोड़ा सा ग्लूकोज, ठीक है, मुझे एनर्जी की ज़रूरत है, थोड़े से मुझे मिनरल चाहिए, थोड़ा थोड़ा ये आइटम चाहिए, कैसे ला के दोगे। तो ये फूड में होता है डाइजेशन। जैसे डाइजेशन के सारे प्रोसेस होते हैं, कहीं से पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है, बाइल जूस आ रहा है, ये तोड़ तोड़ के छोटे छोटे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि वो ऐसे सब्सटेंस जिनको हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। जैसे आपने राइस खाए, पोटैटोस खाए, ब्रेड खाया, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये एक पॉलीमर होता है स्टार्च का, ठीक है। अब आप कहोगे मैम पॉलीमर क्या होता है, पढ़ाया है वैसे मैंने आप लोगों को, लेकिन ऐसा समझ लो कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक बड़ी यूनिट है, ये समझ लीजिए बड़ा सा सब्सटेंस है कुछ, ठीक है। इसमें बहुत छोटी 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 यूनिट है स्टार्च की, और स्टार्च में क्या होता है, ग्लूकोज। तो बेसिकली टूटने के बाद छोटे छोटे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारी बॉडी को ग्लूकोज ही चाहिए होता है। ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, रेस्पिरेशन के जरिए। और ये जो रिएक्शन है ये होती है आपकी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ग्लूकोज जो था बॉडी के अंदर, उसने हमारी ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। कार्बन डाइऑक्साइड हम अपनी बॉडी से इनहेल करते हैं सांस के जरिए, और वाटर रिलीज होता है लिक्विड अमाउंट में एनर्जी। कैसी रिएक्शन, एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, लेकिन बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस डायरेक्ट पूछ लेगा किसी भी पेपर में, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर अनदर एग्जाम्पल है आपका वेजिटेबल मैटर। आपने वेजिटेबल मैटर्स जो आपका पील ऑफ करके, जो अभी आपके वेजिटेबल्स हैं, एप्पल्स, आपके फ्रूट्स वगैरह हैं, एप्पल्स याद आ रहा है, तो वहाँ से क्या करेंगे, उसका पील ऑफ आपने एक जगह इकट्ठा कर दिया और आप उसको कंपोस्ट कर देते हो। तो क्या होता है वहाँ पर, वो डिकम्पोज हो जाता है, और उसमें से हीट रिलीज होती है। ये रिएक्शन भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है बेटा। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा कि एक से ज़्यादा आपके रिएक्टेंट हो सकते हैं, बट आपका प्रोडक्ट एक बनेगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा सबका। डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि आपका सिर्फ एक रिएक्टेंट होगा और उससे आपके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ठीक है। ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स आपको लेने हैं 2 ग्राम बॉइलिंग ट्यूब में। एक्टिविटी ये करके दिखा रही है यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा अपनी साइड से अलग रख लेना माउथ से अपने, ताकि इसमें कुछ स्मेल आ रही हो या फिर गैसेज निकल रही हो
हो, केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है, तो अपने चेहरे से हटा के रखना थोड़ा सा। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स आपके ग्रीन कलर के होते हैं। अब आपको क्या नोटिस करना है, यहाँ पर देखना है कि कुछ फ्लेम निकल रही है, ठीक है, बर्निंग हो रही है स्प्लिट लैम्प से, और उसका जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रेडिश ब्राउन कलर का कलर हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। तो देखिए आपने फेरस सल्फेट, एक रिएक्टेंट लिया फेरस सल्फेट, हीट किया, बना क्या फेरिक ऑक्साइड SO2 SO3। तो एक रिएक्टेंट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके बन रहे हैं ना, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसमें क्या हो रहा है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, इसका पूरा फॉर्मूला ये होता है, ये वाटर को लॉस कर देता है जब इसको हीट करते हैं, और कलर जो होता है क्रिस्टल्स का वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनने हैं, डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड आपका सॉलिड फॉर्म में है, इन्होंने यहाँ पर दे दिया है सॉलिड फॉर्म, ये SO2 गैसेस फॉर्म में है, ये भी गैसेस फॉर्म में। इसके बारे में बार बार बात करने से कोई फायदा नहीं है, आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ दिख रहा है कि क्या क्या उसकी स्टेट के बारे में लिखा है। अब एक इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है, ये पूछ ले जाता है क्वेश्चन में कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कौन सी होती है। तो क्या होता है, जो लाइम स्टोन जिसको अभी हमने पढ़ा था ना मार्बल की फॉर्म में, तो कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास, और आप क्या करोगे, उसको हीट करोगे तो क्या मिलेगा, क्विक लाइम। क्विक लाइम कहाँ पढ़ा था, वाइट वॉशिंग में, याद रखना बेटा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो बेसिकली डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो इसको ज़रा मार्क कर लो अच्छे से, स्टार बना लो यहाँ पर। और जो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर बनकर आया है, ये क्या होता है, लाइम या फिर क्विक लाइम। इट हैज़ मैनी यूजेस, बहुत सारे यूज़ होते हैं, सीमेंट बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। जब डिकम्पोजिशन होता है रिएक्शन का तो यहाँ पर हीट भी निकलती है, और जब हीट निकलती है तो हम उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हमने आपको बताया था कि जिन रिएक्शंस में हीट निकलती है उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, लेकिन कोई रिएक्शन ऐसी है जो डिकम्पोजिशन है, एक रिएक्टेंट है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसके पास, और उसमें टेम्परेचर भी निकल रहा है, टेम्परेचर हीट भी निकल रही है, तो इसीलिए हम उसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। आगे एक्टिविटी 1.6, यहाँ पर आपने क्या करना है, लेड नाइट्रेट ले लेना है पाउडर बॉइलिंग ट्यूब में, या आपके पास बॉइलिंग ट्यूब देखिए अपने चेहरे से हटा के करना है। पहली बात तो आपको टीचर के असिस्टेंट में करना है, खुद से कोई काम नहीं करना, गॉट इट। नाउ लेड नाइट्रेट आपने लिया, इसका फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। नाउ अब आप क्या करोगे, यहाँ पर होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, इसको पकड़ लिया फ्लैम पर। अब ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे ही आपने ये किया, एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट आपने लिया, हीट करना शुरू किया, तो आपको लेड ऑक्साइड मिलेगा, उसके साथ ब्राउन कलर के फ्यूम्स मिलेंगे, किसके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, NO2 के, ठीक है। ये फ्यूम्स निकल रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स के, यहाँ पर ये निकल के दिख रहे हैं आपको, ब्राउन कलर के फ्यूम दिखा दिए इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद आपकी ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो बेसिकली हमें पहले किस चीज़ पे फोकस करना है, सबसे पहले एक रिएक्टेंट कितने में बना, एक से ज़्यादा में, कैसी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। उसके साथ केमिकल रिएक्शन की अगर पूछो कि केमिकल क्यों है, तो आप बता दो कि मैम गैस रिलीज हो रही है, अलग अलग कलर बन रहा है, ठीक है, नए नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हमने क्या क्या पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, किसी चीज़ को डिस्प्लेस कैसे किया जाता है केमिकल इक्वेशंस में। नाउ आपने क्या किया, एक मग ले लिया प्लास्टिक का, उसमें नीचे की तरफ 2 होल किए कर दिए, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लगा दी, दोनों उल्टी करके लगानी है, ठीक है, इन्वर्स। ग्रेफाइट की रोड उसके अंदर डाल देंगे, चलो डाल दी ग्रेफाइट की रोड। अब क्या करोगे, दोनों में पानी भर दोगे, भर दिया पानी, ये टेस्ट ट्यूब, ये भी टेस्ट ट्यूब, पानी भर दिया है। अब क्या करना है आपको, एक पर आपने एनोड लगाया पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे पर आपने कैथोड लगाया निगेटिव टर्मिनल, स्विच लगा दिया, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब क्या करोगे, यहाँ पर वाटर का होगा इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे ही आपने करंट पास किया वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, और आपको कैथोड पर मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एनोड पर मिल जाएगी आपको ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ये सब कुछ इसमें ऐसे ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आगे हमने देखा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिएक्शन हो रही है डिस्प्लेसमेंट, कैसे हो रही है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ H2O का, और H2 + O2 गैस में टूट गए, कैसे टूटे अभी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। एक और एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है कि आपने एक चाइना डिश ली, चाइना डिश के अंदर क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये रहा सिल्वर क्लोराइड, कैसी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, सनलाइट में रखा, हीट मिल गई, इससे क्या हुआ, AgSCl2 निकला, तो क्या हुआ, इसका कलर चेंज हो गया, ग्रे कलर में आ गई है, ठीक है सर। जो सिल्वर क्लोराइड था उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ तो ये सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरीके से बिहेव करता है। अच्छा, बताने का ज़रूरत क्या थी, यहाँ पे डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, यहाँ पे भी, ठीक है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्लोरीन गैस निकल रही है। डिस्प्लेसमेंट कैसे पकड़ेंगे, अभी आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड भी सेम वे में फॉलो करता है, कैसे करता है, देखिए AgBr है, आपको सनलाइट में डाला AgBr निकल गया।
ये जो रिएक्शन है ना, ये वाली AgBr, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। ये भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है कि ब्लैक एंड फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन यूज़ होती है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो सिल्वर बाहर निकलता है, Br2 गैस निकल जाती है। दैट द रिएक्शन इज नोन एज इज यूज्ड फॉर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी इज कॉजिंग दीज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एनर्जी किस फॉर्म में निकल रही है, गैसेस की फॉर्म में। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी की अगर ज़रूरत में पड़ती है या तो हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, और उससे क्या होता है, वो बॉन्ड्स को ब्रेक करती है रिएक्टेंट के। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी कौन जो रिएक्शन जिनको हीट की ज़रूरत होती है, जैसे हम यहाँ पर हीट दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं इनको, ठीक है, कुछ में तो हीट खुद से निकल रही थी तो वो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। यहाँ पर हम खुद से हीट देनी पड़ रही तो कैसी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि दीज टू रिएक्शंस वेयर AgCl एंड AgBr आर ब्रोकन डाउन इनटू Ag एंड Cl2 और द Br2 गैस, दीज रिएक्शंस आर आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक हम अपने पास से हीट दे रहे हैं इनके बॉन्ड को टूटने के लिए। नाउ कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, कितनी एक्टिविटी करवाएंगे। बैरियम ऑक्साइड को 2 ग्राम ले लेना है। चलो बैरियम हाइड्रोक्साइड को ले लिया, BaOH का होल ट्वाइस। टेस्ट ट्यूब में लिया, क्या डाला इसके अंदर, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl आपने डाल दिया। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, हीट दोगे उसको। चलो हीट भी कर दिया, हीट चलो मैं लिख ही देती हूँ हीट। वैसे ऐसा समझ लेना, मैं जब भी ट्राइंगल बना रही हूँ हीट का मतलब आपको साइन है ये। ठीक है, मिक्स किया आपने। अब क्या करोगे, टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब अपने जो बेस्ट टेस्ट ट्यूब की बॉटम को टच करो। हीट इसमें लिखा हुआ है हीट देने के लिए, नहीं, मिक्स विद द हेल्प ऑफ ग्लास। नहीं दे रहे हीट, जब हीट के लिए लिखा नहीं है तो ठीक है, ये तो खुद ही इसके अंदर से अभी देखो कैसी हीट निकलती है, यहाँ पर हीट नहीं आएगी। असल में अब क्या होगा, आप जब उसको टच करोगे तो आपको कोल्ड लगेगा। क्यों, क्योंकि ये जब बॉन्ड ब्रेक हुए थे ना, अंदर ही हीट इसमें रिलीज हुई थी, और जब अंदर ही हीट रिलीज होती है तो ये एक्शन कैसी होती है, कोल्ड होती है। यहाँ पर हीट रिलीज नहीं होती, यहाँ पर कोल्ड फील होता है आपको, कोल्ड। और ऐसी रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब फील कोल्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब्ड हुई है। ठीक है, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। गॉट इट। नाउ अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज़ किया था हमने, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम भी कहते हैं उसको। ठीक है, लाइम भी, क्विक लाइम भी, और इसका फॉर्मूला CaO है। ठीक है, इस सब्सटेंस को आप रिएक्ट करो वाटर के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। इसको क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम कहते हैं, SLACKED होगा, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है आपकी। नाउ अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द एक्टिविटी डबल। अच्छा ठीक है, इन्होंने पूछा है कि ये जो हमने एक्टिविटी की थी यहाँ पर, इसमें इनके अमाउंट्स डबल क्यों हुए। तो क्यों बेटा, देखिए H2O है। अब यहाँ पर अगर आप 2 मॉलिक्यूल्स लोगे H2O के, तो 2 हाइड्रोजन आपको मिलेंगी, 2 गैस हाइड्रोजन की, 1 ऑक्सीजन की मिलेगी। इक्वेशन तो बैलेंस तभी हो रही है। इसीलिए जब गैस निकलती है तो 2 मॉलिक्यूल निकलते हैं हाइड्रोजन के, 1 मॉलिक्यूल निकलता है ऑक्सीजन का। तो इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि इस रिएक्शन में जो हमने की थी एक्टिविटी 1.7, तो यहाँ पर डबल अमाउंट की गैस क्यों निकली थी हाइड्रोजन की, क्योंकि जो हमारा जिसका इलेक्ट्रोलिसिस किसका कर रहे हैं, वाटर का कर रहे हैं। तो इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो 2 हाइड्रोजन है, उसमें 1 ऑक्सीजन निकलेगा, सिंपल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर आते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं करना, 3 आयरन के नेल्स ले लेने हैं। बस आपको घर में ढूंढता रहना है सामान अपने, ठीक है, और मम्मा से पिटते रहना है। उसके बाद उसको सैंड पेपर से रब कर देना है, मतलब साफ़ कर देना अच्छे से, ताकि उन पर किसी तरह का कोरोजन लगा हुआ ना हो। 1 आयरन नेल को उठा के एक तरफ रख दो, चलो इसका बाद में यूज़ होगा। दूसरे आयरन नेल को आप डालोगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, चल दीजिए डाल दीजिए, और उसको आप रख दोगे 10 ml, उसके अंदर क्या डाला है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला है। अब बाद में आपको ये सारी एक्टिविटी करने के बाद आप इसको कंपेयर करोगे। तो बेसिकली कंपेयर करने से क्या पता चलता है कि जो आपने मॉइस्चर में रखा था वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा जो आपने अलग रखा हुआ था और जो कॉपर सल्फेट के अंदर था उनका कलर में चेंजेस आते हैं। क्या रीज़न क्या होता है, देखिए आयरन नेल को Fe से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे FeSO4 हो जाएगा और कॉपर आपका बाहर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर सल्फेट था वो टूट गया है, किस किस फॉर्म में, Cu+SO4 में। तो ये कॉपर कहाँ पर आके चला गया, लग गया, जो आयरन की नेल थी ना पड़ी हुई अंदर, उसके ऊपर आ गया। तो आपको जो आयरन की नेल दिखेगी फिर वो उसका कलर ब्लू कलर का हो जाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, उसके ऊपर कॉपर आ गया। और आयरन का जो हमारे पास सॉल्यूशन था ये फेड हो जाएगा, सॉल्यूशन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर की कॉपर तो आयरन के ऊपर आके लग गई ना। इसी वजह से अगर आप यहाँ पे कंपेयर करो आयरन नेल को टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो ये देखो यहाँ पर इसके ऊपर कैसा कलर दिख रहा है आपको, और आयरन नेल यहाँ पर जो आपकी अलग थी।
द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ए, इन्होंने ये अपनी वो दिखाई है क्या 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 है। तो आयरन को हमने लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन में आयरन सल्फेट में बना, कॉपर अलग निकल कर आ गया। बेटा फास्ट इसलिए करेंगे क्योंकि क्लास नहीं है, आपको पूरी वीडियो एक बार में बतानी है, क्लास के दौरान थोड़ा डिटेल में काम करेंगे, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आयरन डिस्प्लेस हो रही है, रिमूव अनदर एलिमेंट। आयरन ने क्या किया, दूसरे एलिमेंट को रिमूव कर दिया। अरे क्यों कर दिया भाई, आयरन के अंदर इतनी हिम्मत कैसे? क्योंकि आयरन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, ठीक है। आयरन आपका रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, Fe ऊपर होता है एज कम्पेयर टू Cu आपका नीचे होता है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज है आपके पास, अगर नहीं है तो थोड़ा सा लिख लो यहाँ पर। पोटेशियम सबसे ऊपर होता है, बहुत रिएक्टिव होता है, मैंने एक्टिविटी करके भी दिखाया था आपको। उसके बाद बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन होता है, उसके बाद निकल होता है। राइटिंग मेरी बहुत गजब की है। फिर उसके बाद टिन होता है यहाँ पर, फिर Pb होता है, लेड, फिर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद आता है आपका कॉपर, मरकरी, ठीक है। ये आप रिएक्टिविटी सीरीज जरूर याद कर लेना बेटा, मैं कई मरतबा बता चुकी हूँ। नाउ जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव। अच्छा, ये दो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से दी गई है इन्होंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को आप जैसे जिंक के अंदर डालोगे क्या होगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर बाहर आ जाएगा। क्यों किया जिंक ने ऐसा, जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है भाई। लेड को आपने डाला CuCl2 में, लेड क्लोराइड बना, Cu बाहर हो गया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि लेड आपका कॉपर से सीरीज में ऊपर है। पहले लेड आता है Pb, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद Cu आता है, ठीक है। नाउ जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट इसी तरीके से है। यहाँ पर आपने क्या करना है, देखिए ये नोटिस करिए, यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन लिया है, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड का BaCl2, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, कंटेनिंग सोडियम सल्फेट उसके अंदर डालोगे, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये तो डाला ना सोडियम सल्फेट, यस। अब इसके रिएक्शन कराओ, चलो रिएक्शन कराओ, क्या प्रोडक्ट आकर बनता है यहाँ पर। बेसिकली ये रिएक्शन इन्होंने दी यहाँ पर दे दी है, पहली दे दी Na2SO4 एंड बेरियम क्लोराइड। मैं इतना फास्ट काम करती हूँ, मैं देख भी नहीं रही हूँ बुक के अंदर क्या दिया हुआ है। नाउ बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सोडियम ने इसकी जगह ले ली यहाँ पर, और बेरियम ने दूसरे की जगह ले ली। तो क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस नीचे की तरफ रह जाता है, जो सॉल्ट बचता है, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट होता है। आप ऐसा मत कहना कि मैम ये तो पानी का गिलास है और पानी में मैंने सैंड डाल दा और सैंड तो नीचे बैठ गया है और पानी ऊपर आ गया तो सैंड का प्रेसिपिटेट बन गया। नहीं बेटा, प्रेसिपिटेट सिर्फ और सिर्फ आपका केमिकल रिएक्शन में बनता है, जब दो कंपाउंड्स के बीच में आपस में रिएक्शन होती है। सैंड और पानी में तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, तो ये तो फिजिकल प्रोसेस है, तो यहाँ पर आपका प्रेसिपिटेट नहीं कहलाएगा, उसको हम सेडिमेंट कहेंगे। गॉट इट। नाउ व्हाट कॉज दिस, क्या क्या हुआ, ये बेरियम सल्फेट कैसे एक्सचेंज, आयन का एक्सचेंज होता है, क्योंकि बेरियम सल्फेट जो होता है वो टूट जाता है, ठीक है, Ba+2+SO4 में टूट जाता है। ये बातें हम क्लास में ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं। नाउ ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन रिडक्शन, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे करेंगे। अच्छा, इसको करवा देती हूँ। वेयर यू हैव 1.2 बिग सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, व्हाट कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म। जब हमने ये रिएक्शन की थी PbNO3 की, अगर आपको याद हो, अभी करवाई थी मैंने, किसके साथ करवाई थी, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो इन्होंने कहा कि जो PbI2 बना था उसका क्या प्रेसिपिटेट था, उसका कलर क्या था, उसका येलो कलर था बेटा, ठीक है। कैन यू नेम द कंपाउंड, यस कंपाउंड हमारा ये रहा। राइट द बैलेंस इक्वेशन, इक्वेशन को बैलेंस करो, तो यहाँ पर आप कर दो 2Ki कर दो, I2 हो जाएगा, और आपका PbI2 हो गया, और KNO3 2KNO3 कर दो, 2KNO3, ठीक है। ऐसे हो गई, मिक्स हो गई आपकी बैलेंस। इज दिस ऑल्सो ए डबल डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट है, Pb इधर आ गया क्या, यस डबल डिस्प्लेसमेंट है बिल्कुल। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर रिडक्शन पढ़ते हैं। अगर आपको वैलेंसी समझ में आती है तो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ना। अगर नहीं आती है तो भी टफ नहीं होगा, ठीक है, डरना नहीं है। चाइना डिश ले ली यहाँ पर, चाइना डिश में क्या डाला, कॉपर का पाउडर डाल दिया। अब क्या करोगे, गर्म करना शुरू किया, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, ये तो स्टैंड सब रख दिए यहाँ पर। द सर्फेस ऑफ द कॉपर पाउडर्स बिकम कॉटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, वाई इज दिस ब्लैक सब्सटेंस। क्या हुआ, कॉपर आपने डाला था, ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद थी उससे रिएक्शन करी, कॉपर ऑक्साइड बन गया, उससे ब्लैक कलर आ गया। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू द कॉपर एंड द कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। कॉपर के अंदर ऑक्सीजन मिला, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो गया। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल, ये जो हीटेड मटेरियल था इसमें हाइड्रोजन गैस अगर पास करोगे तो जो ब्लैक कोटिंग है सरफेस पे वो ब्राउन में टर्न हो जाएगी। अभी तो ब्लैक बनकर आई थी, ठीक है, अब ये ब्राउन में टर्न हो जाएगी। क्यों ब्राउन में क्यों टर्न हो जाएगी भाई, रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन। रिवर्स कैसे हो जाएगी, कॉपर बाग से ऑब्टेन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होता है कॉपर, हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन रिएक्ट करके इससे रिएक्ट कर लेगा, H2O बना लेगा और कॉपर आपका बाहर आ जाएगा। तो ब्राउन से ब्लैक, ब्लैक से ब्राउन हो जाएगा। शुरू में कॉपर की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से,
तो ब्लैक कलर बना, उसके बाद कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन कराई हाइड्रोजन गैस रिलीज करके, तो आपका कॉपर निकल कर आया जो कि ब्राउन कलर का था, रिएक्शन आपकी रिवर्स हो जाती है। इफ अ सब्सटेंस गेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। ये डेफिनेशन टाइप की है, थोड़ा सा लिख लो कि अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन गैस रिलीज ऑक्सीजन को गेन किया जाता है, ऑक्सीजन को लिया जाता है, तो ऐसी रिएक्शन ऑक्सीडाइज कहलाती हैं, या फिर वो हाइड्रोजन को लॉस करें तब भी वो रिएक्शन ऑक्सीडाइज कहलाएगी। तो सच रिएक्शन यहाँ पर आगे दिया है, इफ अ सब्सटेंस लॉसेज ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का लॉस करता है तो रिडक्शन रिड्यूस कहलाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ, इसका रिडक्शन हो गया Cu में। इसको कैसे करेंगे, CuO, यहाँ पर हमें पता है कि O की वैलेंसी -2, कॉपर की +2 हो जाएगी। तो +2 से ये आपका कम हो जाता है किसमें, 0 में। जो सिंगल एलिमेंट होता है उसकी 0 वैलेंसी मानते हैं, तो यहाँ पर 0 में। तो 2 से कम हुआ, जब कम होता है तो हम कहते हैं रिडक्शन हो रहा है। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक यहाँ पर बता रही हूँ, हर टीचर आपको ये बात नहीं बताएंगे। हाइड्रोजन सिंगल एलिमेंट है, 0 होता है, 0 से हम वापस जाएंगे H2O में, यहाँ पर +1, तो 0 से +1 बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बेसिकली ये होती है आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कुछ जो रिडॉक्स रिएक्शन है हमारी, उनमें दोनों चीज़ें होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन इनको कहते हैं, जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस होती हैं। नाउ हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ में हम क्या क्या देखते हैं, कोरोजन भी इसी का प्रोसेस है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो लग जाती है, अगर लंबे टाइम के लिए हम छोड़ देते हैं तो वहाँ पे आयरन में ऑक्सीडेशन हो जाता है। उसके बाद रैंसिडिटी क्या होती है, अच्छा बेटा कोरोजन जो है ना, ये बहुत सारी कार बॉडीज़ को डैमेज करता है, ब्रिजेस को, हमारे ब्रिज कभी कभी गिर जाते हैं, शिप्स, ऑब्जेक्ट, बहुत सारे मेटल्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, उन पर कोरोजन लग जाता है। इसकी वजह से हमें एनॉर्मस अमाउंट में मनी को यूज़ करना पड़ता है इसको रोकने के लिए। जो हम डैम्स बनाते हैं तो डैम्स को बहुत अच्छे से पॉलिश किया जाता है ताकि उस पर कोरोजन ना लगे। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात बताओ, तो वो आपका दिल्ली के अंदर क्या है, कुतुब मीनार। कभी कुतुब मीनार गए, तो हिंदी भी बहुत अच्छी है मेरी, कभी कुतुब मीनार गए आप लोग, कुतुब मीनार, वहाँ पे एक पिलर है, कुतुब मीनार पे एक पिलर है, उसमें बहुत लंबे टाइम से कोरोजन नहीं लगा। उसका रीज़न मुझे ज़रा बताना कि क्यों नहीं लगा है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी फिर बाद में। रैंसिडिटी क्या होती है, रैंसिडिटी होती है कि जब आपने देखा होगा, आप समोसे खाने जाते हो बाहर, तो बार बार ऑयल पकता रहता है, ठीक है, और ऑयल रखा हुआ है कढ़ाव में, और वो पक नीला हो जाता है, आपका ब्लू हो जाता है, ये होती है रैंसिडिटी। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि इतना ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है हमारा फूड, जो ऑयल होता है फैट, कि वो बेहिसाब नुकसान का हो जाता है। When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. स्मेल भी चेंज हो जाएगी, टेस्ट भी चेंज, अच्छा नहीं लगेगा। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जो इसको प्रिवेंट करते हैं उनको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। जो फूड कंटेंट्स करते हैं फैट्स ऑयल्स, उनमें हम इनको ऐड करते हैं ताकि उनका ऑक्सीडेशन ना हो। नाउ इसीलिए आपने देखा होगा चिप्स वगैरह आते हैं ना, तो उनको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, नाइट्रोजन गैस उनके अंदर रखते हैं, इसी वजह से ताकि ऑक्सीडेशन को रोका जा सके। तो बच्चों ये सब कुछ पढ़ा आपने आज के चैप्टर में। कंप्लीट केमिकल रिएक्शन को हमने देखा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनकी फिजिकल स्टेट को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे Zn को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ सॉलिड फॉर्म में, हाइड्रोजन क्लोराइड मैंने ले लिया लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, यहाँ पर ZnCl2 सॉल्ट बन गया सॉलिड फॉर्म में, जो भी कुछ निकला। तो ये सारी फॉर्म्स, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट सब लिख रहे हैं, उनकी मैटर्स की फॉर्म्स लिख रहे हैं, इस सबको हम कंप्लीट केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। इस कंप्लीट केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स आपके राइट हैंड साइड होंगे उतने ही लेफ्ट हैंड साइड, तभी इक्वेशंस आपकी बैलेंस होगी। और एक इक्वेशन को बैलेंस होना भी चाहिए, ठीक है। इसको एग्जाम्पल ये समझ लेते हैं कि आपने जितना शक्कर लिया है, जितनी आपने चीनी ली है और पत्ती ली है उसके साथ में, और उसके बाद चाय बन के तैयार हो रही है। अब आपको चाय बनानी थी 1 कप, ठीक है, और आपने ले लिया है 2 चम्मच शक्कर या ज़्यादा ले लिया है, दूध बहुत ज़्यादा ले लिया है, तो क्या होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का बैलेंस हमेशा सही होना चाहिए। नाउ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस यूज़ होते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बनता है। डिकम्पोजिशन में हमने पढ़ा कि एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। जब एलिमेंट को डिस्प्लेस होता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ग्रुप्स एक्सचेंज होते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एक्सचेंज होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में। प्रेसिपिटेट रिएक्शन में इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है जो नीचे बैठ जाता है। रिएक्शंस इन्वॉल्व्स गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन, ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन का जब गेन होता है या फिर हाइड्रोजन का लॉस होता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, द गेन ऑफ हाइड्रोजन। दैट्स ऑल।